हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सत्यम क्लासेस। और आज हम डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के 2016 का जो प्रीवियस पेपर है उसको सॉल्व करने वाले हैं। एंड मैं उन्हीं लोगों से ये चीज रिकमेंड करता हूं देखने के लिए जो कि पास होना चाहते हैं। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि पास नहीं होना है या नहीं होना चाहते हो तो प्लीज इस वीडियो को मत देखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। लेकिन मैं उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए ये चीज बना रहा हूँ, उन्हीं स्टूडेंट के लिए हेल्प के लिए बना रहा हूँ जो शिद्दत से पास होना चाहते हैं। जो आप सोचो डीएलएड करते हो, डीएलएड करने के लिए आप कितने पैसे खर्च करते हो, कितना टाइम वेस्ट करते हो, अपना सारी चीजें करते हो, और उसके बाद भी अगर आप शिद्दत से पढ़ना नहीं चाहते हो तो क्या फायदा है। आप अपने मम्मी पापा का टाइम, अपने मम्मी पापा का पैसा और अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे सामने हमारा पहला क्वेश्चन आता है, जैसा कि आप सब देख पा रहे हो, मैं आपको दिखाना चाहता हूं। ठीक है, ये आपके सामने पहला क्वेश्चन आता है, लिखा गया है किसी संख्या के वर्गमूल में। देखो थोड़ा सा आपको फेड दिख रहा होगा, तो अगर आपका फेड दिख रहा है तो प्लीज आप वीडियो के ऊपर एकदम राइट साइड में 3 डॉट्स मिलेंगे, उस पर क्लिक कीजिए और आप अपने वीडियो का रेजोल्यूशन जो है वो 480p पे करिए, 480p। ठीक है, या तो आपको पूरा क्लियर दिखेगा। किसी संख्या के वर्गमूल में केवल 2 अंक हैं, वह संख्या कितने अंकों की हो सकती है, यह लिखा गया है। चलो, बहुत सारे लोगों की कंफ्यूजन रहती है, सर वर्ग और वर्गमूल समझ में नहीं आता है। ध्यान से समझना कि अगर कोई संख्या है 100 तो इसका वर्गमूल क्या होता है, तो वर्गमूल होता है 10। संख्या है 100, वर्गमूल क्या होता है 10। अब देखो, आप अगर देखे होगे तो एक संख्या होती है 64, इसका वर्गमूल क्या होता है 8। मैं सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट बताता हूं, कॉन्सेप्ट समझिएगा कि अगर किसी भी संख्या के वर्गमूल में 2 अंक हैं, जैसे वर्गमूल निकालते समय हम 2-2 का जोड़ा बनाते हैं, किसी संख्या के वर्ग में 2 अंक हैं तो उसका वर्गमूल में 1 अंक होगा। वर्गमूल हमेशा छोटा आएगा, याद रखिएगा, वर्गमूल हमेशा छोटा आएगा, वर्ग हमेशा बड़ा होता है। ठीक है, वर्ग हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो, लिखा गया वर्गमूल में 2 अंक हैं। अब मैंने क्या बोला, वर्गमूल छोटा आएगा, तो अगर इसमें 2 अंक हैं तो सीधी बात है कि इसके वर्ग में या कह सकते हो इसकी जो संख्या होगी उसमें ज्यादा अंक होंगे 2 से। तो पहला तो ऑप्शन ही गलत हो गया भैया, 1 अंक, ये भी गलत। हमारे पास बचता है 2 अंक या 3 अंक, तो ये हमें देखना है। ठीक है, ये हमें देखना है, तो 2 अंक पे भी नहीं आएगा, बिकॉज 64 का जो वर्गमूल होता है वो 8 होता है और इसमें 1 अंक होता है। हमें चाहिए 2 अंक वाला, जैसे 81 के वर्गमूल में कितना होता है, 9 होता है, तो ये भी 1 अंक वाला, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल। यानी हमें क्या चाहिए, 3 अंक से शुरुआत होगी इसकी। तो हमारा आंसर कौन सा सही होगा, 3 अंक हो सकते हैं या 4 अंक हो सकते हैं। जैसे अब सिंपल सा मैं बताऊं, अगर आपके पास 4 अंक हैं तो संख्या के वर्गमूल में 2 अंक आएंगे। ठीक है, इन 2 जीरो के लिए एक अंक आएगा और इन दोनों के लिए 1 अंक आएगा, तो इस तरह से टोटल 2 अंक आएंगे। अगर मान लो 6 हो गए, अगर मान लो क्या हो गए, 6 हो गए, तो एक जोड़ा यहां, एक जोड़ा यहां, एक जोड़ा यहां, तो वर्गमूल में 3 अंक आएंगे। इस तरह से इसका कॉन्सेप्ट चलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया गया है 3 सही 3/8 का घनमूल बताइए। तो सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास दिया गया है 3 सही 3/8, 3 सही 3/8, 8 तियां 24 और 3 क्या हो जाएगा 27/8। 8 का घनमूल क्या होता है, 8 का जो घनमूल होगा वो होगा 2 और 27 का घनमूल क्या होगा 3। तो आंसर हमारा हो गया 3/2। क्लियर, तो 27/8 का जो घनमूल होता है वो क्या हो जाएगा 3/2। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। आपके सामने दिया गया है एक वर्ग का विकर्ण 5 करड़ी में 2 सेंटीमीटर है, वर्ग की भुजा ज्ञात कीजिए। तो मैं सबसे पहले आपको फार्मूला बता देना चाहता हूं। वर्ग के विकर्ण का फार्मूला, विकर्ण बराबर होता है, विकर्ण बराबर होता है a√2। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन क्या दिया गया है कि 5 करड़ी में 2 है, तो यहां पे लिख दो 5 करड़ी में 2 बराबर a√2। अब देखो करड़ी में 2 से करड़ी में 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 5 बराबर a के, और यही जो a है दोस्तों, यही हमारी क्या है, भुजा है। इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर क्या हो जाएगी भुजा। ठीक है, इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा 5 सेंटीमीटर भुजा। नेक्स्ट देखते हैं। तो हमारे पास अगला क्वेश्चन दिया गया है, बहुत अच्छा सवाल है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। तो दिया गया है cos स्क्वायर थीटा
इज इक्वल्स टू 1/2, तो साइन स्क्वायर थीटा का मान बताइए। देखो कभी भी आप पढ़े हो ट्रिग्नोमेट्री या मेरी क्लासेस नहीं देखे हो तो आप प्लीज आई बटन पे क्लिक करके जाके ट्रिग्नोमेट्री की पूरी क्लासेस देखिए। मैं कभी भी किसी भी वैल्यू में स्क्वायर की वैल्यू नहीं बताया हूं। मतलब मैं अगर बताया हूं तो मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा था कि cos थीटा इज इक्वल्स टू समथिंग, या कह सकते हो cos 0 अंश का मान मैंने बताया था, तो वो भी किसमें था, यहाँ स्क्वायर नहीं था। मेरे कहने का मतलब है यहाँ स्क्वायर मैंने कभी नहीं बताया। इसका मतलब ये स्क्वायर को पहले हटाना पड़ेगा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, cos थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1/√2 का होल स्क्वायर। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि एक का स्क्वायर 1 होगा, √2 का स्क्वायर 2 होगा। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, फाइनली आपको मिल जाएगा cos थीटा इज इक्वल्स टू 1/√2। देखो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो cos थीटा इज इक्वल्स टू 1/√2, और 1/√2 किसकी वैल्यू होती है, तो cos 45 डिग्री की वैल्यू होती है। अब यहां से देखोगे cos से cos कैंसिल हो जाएगा, थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, थीटा की वैल्यू आ गई 45 डिग्री। तो जब थीटा की वैल्यू 45 डिग्री आ गई दोस्तों, तो आपसे क्या पूछा है, साइन स्क्वायर थीटा, तो आप रख दो यहाँ पे थीटा का मान, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर 45 अंश। ठीक है, साइन स्क्वायर 45 अंश। अब देखो साइन स्क्वायर 45 अंश को लिख सकते हैं साइन 45 अंश का होल स्क्वायर। ठीक है, और साइन 45 अंश का मान कितना है, होता है 1/√2 का होल स्क्वायर, और इसका भी आंसर कितना आ जाएगा, 1/2। तो अगर आप नहीं देखे हो वीडियो को तो प्लीज जाके देखिए, मैंने इतने अच्छे तरीके से समझाया वहां पे कि आप किसी भी चीज की वैल्यू निकाल सकते हो, किसी भी चीज की। मैंने पूरी टेबल याद करवा दी है, सिर्फ 6 सेकंड में आप पूरा टेबल बना दोगे। ठीक है, बशर्ते जाके पहले देखो, अगर आप लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हो। ठीक है, जाके प्लेलिस्ट में देखिए पूरा। चलिए, तो हमारे सामने एक और क्वेश्चन आया है, संलग्न आकृति में O जो है वृत्त का केंद्र है। यदि कोण ACB जो है 40 अंश है, तो AOB का मान बताइए। ध्यान से देखो, ये इस तरह से आपका सर्किल एक है। ठीक है, इसमें हमारा सेंटर है O, और बना कैसे है, आपका इस तरह से कुछ बना हुआ है। ठीक है, और ये यहां बना है और इस तरह से है। ठीक है, और यहाँ पे A बना है, ये हमारा B दिया गया है, ये D दिया गया है, और ये C दिया गया है, और इसकी वैल्यू दी गई है 40 टन। तो ध्यान से देखना, इसी चाप के द्वारा, चाप BC के द्वारा ही केंद्र पर कोण बन रहा है। तो जितना परिधि पर बनता है, ठीक है, जितना परिधि पर बनता है उसका दोगुना केंद्र पर बनता है। मतलब यहाँ पे कितना हो जाएगा, 80 बन जाएगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर द हमारा आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 80 अंश। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, संख्याओं 1, 0, 5, 0, 7, 0, 8, 9 का बहुलक बताइए। तो बहुलक सीधा सा कॉन्सेप्ट होता है, जैसा कि इसके नाम में ही छिपा है, जो अंक बहुत बार आए, बहुत ज्यादा बार आए, उसी को हम बहुलक कहते हैं। तो बहुलक बराबर आप देखोगे यहाँ पे क्या क्या आ रहा है, संख्याएं दी गई हैं 1, 0, 5, 0, 7, 0, ठीक है, 8 और 9। तो आपको खुद दिख रहा होगा कि 0 3 बार आया है, तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, अंडर थर्ड रूट ऑफ x 125 इंटू 343। ये तो आपको याद करना होगा। देखो दोस्तों, पूरा का पूरा याद कर लो कम से कम 10 तक। 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है, 4 का क्यूब 64 होता है, 5 का क्यूब 125 होता है। ये आप अगर याद किए रहोगे तो बहुत फायदा होगा। 6 का क्यूब 216 होता है, 7 का क्यूब 343 होता है, 8 का क्यूब 512 होता है, एंड 9 का क्यूब 729 होता है। और इसी तरह से हम 10 का क्यूब हमें सबको पता है 1000 होता है। तो कम से कम इतना तो आपको याद ही होना चाहिए, और अगर इतना याद है तो आपका काम आसानी से बन जाएगा। यहाँ पे पूछा है थर्ड रूट ऑफ 125 मल्टीप्लाई बाई 343, तो इसको हम लिख सकते हैं थर्ड रूट ऑफ, मतलब 125 का घनमूल पूछा है। तो आप देखो 125 यहाँ है, इसका घनमूल कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और 343 का याद करने का तरीका, 4 3 कितना हो गया, 7, इधर से भी जोड़ोगे तब भी 7, मतलब ये 7 का हमेशा घनमूल होता है। और याद करने का तरीका, 4 3 कितना हो गया, 7, फिर 4 3 7, और दोनों तरफ 3 3 है, इसका मतलब 7 का क्यूब जो होता है वही क्या होता है, 343। तो हो जाएगा आंसर में 7 5 35, तो हमारा आंसर हो जाएगा 7 5 35। ठीक है, नेक्स्ट हमारे सामने दिया गया है,
एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। ध्यान से देखिएगा, एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। तो हम कैसे करेंगे इसको? पहले तो आपको पता होना चाहिए कि बेलन के कितने कितने फार्मूले होते हैं, वो आपको पता होना चाहिए। तो मैं आपको सबसे पहले बेलन का सारा फार्मूला बताता हूं, बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि क्या पता है आपके एग्जाम में कौन सी चीज पूछ ले। तो बेलन का आयतन क्या होता है, उसका फार्मूला पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है। उसके बाद बेलन का वक्र पृष्ठ अगर मैं बात करूं, बेलन का वक्र पृष्ठ में बात करूं तो हमारे पास होता है 2 पाई आर इंटू एच, 2 पाई आर इंटू एच। इसी तरह से अगर मैं बात करूं संपूर्ण पृष्ठ का, संपूर्ण पृष्ठ हमारे पास कितना होता है, तो हो जाएगा पाई 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर इंटू एच। ये हो गया संपूर्ण पृष्ठ, ठीक है। तो फिर अगर इतनी सारी चीजें आपको पता है तो आप सारा सवाल बेलन का लगा लोगे। चलो, तो दिया गया लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या यानी कि आर बराबर हो गया 5 सेंटीमीटर। सबसे पहले जो जो दिया होता है उसको लिख लेते हैं। एच बराबर हो गया 14 सेंटीमीटर। आपसे पूछा है वक्र पृष्ठ बता दीजिए, तो आप लिख दीजिए वक्र पृष्ठ बराबर, वक्र पृष्ठ बराबर हो जाएगा 2 पाई आर इंटू एच। 2 मल्टीप्लाई बाई पाई का मान होता है 22/7 गुणे आर का मान होता है दिया है 5 और एच का मान दिया गया है 14। इससे काट दो तो 2 बार में जाएगा, ये हो जाएगा 5 दूना 10 और 22 दूना 44। तो 44 गुणे 10 बराबर 440। देखो, आयतन को छोड़ के सबका मात्रक स्क्वायर में होगा, आयतन को छोड़ के सबका मात्रक किसमें होगा, स्क्वायर में होगा। चूंकि सेंटीमीटर दिया था इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर हुआ है। इसका मात्रक हमेशा घन में, घन इकाई होता है, घन इकाई होता है। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं, हमारे सामने अगला क्वेश्चन दिया गया है 9 डिवाइडेड बाई 49 ए स्क्वायर माइनस 4 बी स्क्वायर। तो देखो ये खुद ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले पे है, और इसका फार्मूला कैसे होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। क्लियर? अब हम यहां पे लिख सकते हैं 3/7 ए का होल स्क्वायर माइनस 2b का होल स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं 3/7 ए प्लस, यहां पर ये ना प्लस, तो एक ए से कंपैरिजन कराओगे तो आपको मिलेगा 3/7 ए। देखो, ए से कंपैरिजन कराओगे 3/7 ए और बी से कंपैरिजन कराओगे तो 2b टोटल मिलेगा। फार्मूले में ए प्लस बी दिया है इसलिए हमने प्लस लिख लेना है और बी की जगह पे 2b लिखेंगे, फिर ए की जगह पे 3/7 ए और बी की जगह पे 2b लिखेंगे। तो इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा दिस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र लिखिए। वाह भैया, लिख देते हैं समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र। तो समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज और समलंब चतुर्भुज तीनों समझ लीजिए फटाफट। समांतर चतुर्भुज की अगर हम बात करें, समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होगा वो होता है आधार गुणे ऊंचाई। आप सबको याद होना चाहिए क्योंकि कोई भी एग्जाम में पूछ सकता है। समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होगा, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे विकर्णों का गुणनफल, विकर्णों का गुणनफल, विकर्णों का गुणनफल, मल्टीप्लीकेशन ऑफ डायगोनल्स, ठीक है। एंड समलंब चतुर्भुज का क्या फार्मूला होता है, समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है दोस्तों 1/2 गुणे समांतर भुजाओं के, गुणे समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग। आप सबको ये याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। गुणे उनके बीच की दूरी, उनके बीच की दूरी। ये बनते कैसे हैं, मैं सब बना के दिखा रहा हूं। समलंब अगर आपको याद रखना है तो आप एक गमला याद कर सकते हो, ऐसे बनता है, ठीक है। समचतुर्भुज याद करना है तो आप वर्ग याद कर सकते हो। फर्क इतना होता है, इसकी चारों भुजाएं बराबर तो होती हैं, लेकिन फर्क इतना होता है इसके कोणों की प्रॉपर्टी वर्ग की तरह नहीं होती है। समांतर चतुर्भुज जो होता है वो भी आयत की तरह होता है, इसमें भी वही फर्क होता है कि इसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर तो होती हैं, लेकिन इसके कोणों की प्रॉपर्टी आयत की तरह नहीं होती, ठीक है।
तो हमारा आंसर तो आपको मिल ही गया होगा, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यदि वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है तो वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। तो देखो हमें क्या दिया है, सबसे पहली चीज तो आपको पता होना चाहिए, व्यास को 2r से लिखते हैं, तो ये कितना हो गया 14 सेंटीमीटर। r बराबर कितना हो गया 7 सेंटीमीटर। परिधि बराबर फार्मूला क्या होता है, तो परिधि बराबर फार्मूला होता है 2 पाई r। 2 मल्टीप्लाई बाई पाई का मान हो गया 22/7 और r का मान 7 मिला ही है, कैंसिल कर दो, आंसर हो गया 44 सेंटीमीटर। परिधि मतलब होता है सरकमफ्रेंस, ये जो मैं बना रहा हूं इसी को परिधि कहते हैं, ये जो चारों तरफ बना है इसी को परिधि कहते हैं। यहां से यहां तक की रेडियस अगर 7 सेंटीमीटर है तो यही पता करना है कि ये कितनी दूरी है, इसी को परिधि कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समलंब की समांतर भुजाएं 15 मीटर और 8 मीटर है। मैंने आपको बताया था समलंब मतलब गमला, बना लो फटाफट। तो समांतर भुजाएं मतलब देखो आमने सामने इन भुजाओं को ऐसे बढ़ाओगे तो ये कट नहीं सकती हैं, इन्हीं को समांतर भुजाएं कहेंगे। ठीक है, तो इसमें से एक कौन सी है 15 मीटर है और एक कौन कितनी है 8 मीटर की है। उनके बीच की जो लंबवत दूरी है, यही तो मैं फार्मूले में बताया था, अगर मैं आपको दिखाऊं आप देख सकते हो कि यही मैं फार्मूले में आपको बताया था कि समलंब का मतलब क्या होता है, समांतर भुजाओं का योग और उनके बीच की दूरी। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि हमने क्या बताया, ये 15 मीटर और 8 मीटर और इनके बीच की दूरी कितनी हो गई 12 मीटर। तो सिंपल सा आपसे क्षेत्रफल पूछा है, तो आप लिखो क्षेत्रफल बराबर 1/2 समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग और गुणे और उनके बीच की दूरी। ठीक है, तो 1/2 गुणे 15 प्लस क्या हो जाएगा 8 एंड उनके बीच की दूरी कितनी दी गई है 12, 2 से काट दो ये हो जाएगा 6। 15 और 8 कितना हो गया 23 गुणे 6, फिर यहां से कितना हो जाएगा 20 छका 120 और 6 3 18, टोटल कितना हो जाएगा 138। चूंकि क्षेत्रफल है दोस्तों तो हमेशा वर्ग सेंटीमीटर में होगा या वर्ग मीटर में होगा, तो हमें दिया गया है मीटर, तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो आंसर कितना हो जाएगा 138 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है समीकरण 6x स्क्वायर, मैं लिख देता हूं अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा है ध्यान से देख लीजिए। 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0 को हल कीजिए। सबसे पहले करते हैं इस 6 को यहां हम मल्टीप्लाई कराएंगे, तो टोटल हमारे पास कितना आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 12। 12 का ऐसा फैक्टर करना है जिनको घटाने पे, देखो ये चिन्ह बताता है कि इस संख्या को लाना कैसे है, यहाँ पे 1 है, इनको घटाने पे क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए। तो हम लिख सकते हैं 6x स्क्वायर माइनस 4 माइनस 3 इंटू एक्स, हमें सिर्फ इसको चेंज करना होता है, ध्यान दीजिएगा हमें सिर्फ इसको चेंज करना होता है, एंड माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 4x और ये माइनस इसको प्लस कर देगा, देन ये हो जाएगा प्लस 3x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। अब फिर लिख सकते हैं हम इसको, इन दोनों में कॉमन क्या हो जाएगा, ये देखो 2 का जोड़ा बना दो, तो इन दोनों में कॉमन क्या हो जाएगा 2x कॉमन हो जाएगा, बचेगा कितना 3x माइनस 2। अब जो चीज यहां मिलती है एक बार यहां रख दिया करो, 3x माइनस 2 ही रख दो। अब इसको सेट कर दो, ये जो x वाला टर्म है इस टर्म के साथ सेट कर दो, तो आप इसके पास देख रहे हो 3x है, यहां भी 3x है, क्या बच रहा है 1 लिख सकते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, अगर 1 से हम इसमें गुणा कराएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा। अब इन दोनों में देखो क्या कॉमन हो गया, इन दोनों में कॉमन हो गया 3x माइनस 2, तो उसको बाहर निकाल लो, बचा क्या 2x प्लस 1। तो इस तरह से हमारा आंसर हो गया। अच्छा ये बराबर 0 के है, अभी आंसर नहीं हुआ क्योंकि हमें समीकरण सॉल्व करना है ना, ये बराबर 0 के है। तो जब बराबर 0 के है दोस्तों तो आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों को बराबर 0 के लेना पड़ेगा। यदि 3x माइनस 2 बराबर 0 तो x बराबर 2/3, और दूसरी कंडीशन क्या लोगे, यदि 2x प्लस 1 बराबर 0 तो x बराबर माइनस 1/2। तो इस तरह से हमारा एक आंसर हो गया 2/3, एक आंसर हो गया माइनस 1/2। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो दिया गया है एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर की है, त्रिज्या 6 सेंटीमीटर की है। शंकु आपका बर्थडे कैप की तरह होता है इस तरह से। ठीक है, अब तिर्यक ऊंचाई इसे बोलते हैं और इसे हम लिखते यल से हैं, और त्रिज्या जो होती है वो यहां से यहां तक की होती है,
और इसे लिखते हैं आर से हैं। ठीक है, दिया गया है तिर्यक ऊंचाई जो है वो 10 सेंटीमीटर है, तो यल का मान कितना हो गया 10 सेंटीमीटर। आर का मान कितना दिया गया है 6 सेंटीमीटर। शंकु का आयतन पूछा है, तो आयतन बराबर क्या फार्मूला होता है, शंकु का आयतन बराबर फार्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। तो हमें यच तो पता नहीं है, आर तो पता है लेकिन यच नहीं पता है, तो यच निकालते हैं। तो हमारा फार्मूला यल बराबर होता है √r स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो अगर हम दोनों पक्षों का वर्ग कर दे तो हमें मिलेगा एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अगर एच की वैल्यू निकालनी है तो आर को इधर कर लो, तो हो जाएगा एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर। एल की वैल्यू कितनी दी गई है 10 दी गई है, तो 10 यहां पुट करो, तो 10 का स्क्वायर 100 और 6 का स्क्वायर 36 बराबर कितने के एच स्क्वायर के। यहां होता है 64, तो एच की वैल्यू कितनी आ गई 8। एच का मान हमें मिल गया 8। अब हम आयतन में रख देंगे, तो आयतन बराबर हो जाएगा क्या, आयतन बराबर हमारे पास हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, आयतन बराबर हमारे पास हो जाएगा 1/3 इंटू, आप पाई का मान अभी मत रखो क्योंकि कुछ कटेगा नहीं, और फिर क्या रखना है 1/3 पाई आर स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 और एच का मान कितना है 8। अब 3 से काट दो तो 12 3 कितना हो जाएगा 36 और 12/96 पाई, आयतन हमेशा घन में होता है तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा। याद रखिए अगर आपने पाई का मान नहीं भी रखा है तो आपका नंबर नहीं कट सकता है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला दिया गया है, दिए गए वृत्त में एबीसी एक चक्रीय चतुर्भुज है, बी की वैल्यू 95 दिया गया है। पहले तो मैं आपको समझाना चाहता हूं, अगर कोई सर्किल है और उसमें कोई चक्रीय चतुर्भुज है, कैसा चतुर्भुज है चक्रीय चतुर्भुज है, तो एक चीज बता दूं मैं आपको कि इसकी एक प्रॉपर्टी होती है, जैसे मान लो डी बी ए और सी दिया है, तो प्रॉपर्टी क्या होती है कि आमने सामने के जो कोण होते हैं ना, इनके कोणों का योगफल हमेशा 180 अंश होता है। दूसरा हमारा बन जाएगा कोण बी प्लस कोण डी बराबर भी 180 अंश। ये प्रॉपर्टी होती है, आपको पता होना चाहिए। और सवाल में खुद दिया है, दो कंडीशन दिया है। क्वेश्चन अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास दो कंडीशन है। एक तो लिखा है कोण बी की वैल्यू 95 डिग्री, दूसरी कंडीशन दी है कोण ए इज इक्वल्स टू कोण सी। तो हम सबसे पहले बी वाले से देखते हैं। तो हमें पता है कोण बी और डी का जो मान होगा, यानी इसका और इसका जो योगफल होगा वो कितने के बराबर होगा 180 के। तो हम लिख सकते हैं कोण बी प्लस कोण डी बराबर 180 के। कोण बी की वैल्यू कितनी दी गई है 95 डिग्री प्लस कोण डी बराबर 180, यहां पे घटा दो तो डी की वैल्यू आपकी हो जाएगी 85 डिग्री। ये एक आंसर हुआ आपका। ठीक है, अगला हम देखते हैं, चूंकि हमें पता है कोण ए प्लस कोण सी बराबर भी 180 अंश होता है और दोनों बराबर हैं, यानी ए की जगह पे हम सी लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स कोण सी बराबर 180 अंश। तो कोण सी बराबर कितना हो जाएगा 90 अंश, और अगर कोण सी बराबर 90 अंश हो गया तो यही मान कोण ए का भी होगा क्योंकि उसमें कहा गया है। ठीक है, तो एक आंसर हमारा ये हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संख्या इतने की माध्यिका दीजिए, तो संख्याएं कौन सी हैं मैं लिख देता हूं, ध्यान से समझिएगा। तो संख्याएं लिखी गई हैं। सबसे पहले जब माध्यिका निकालते हो तो आपको आरोही क्रम में लिखना होता है, तो संख्याएं मैं आरोही क्रम में ही लिख रहा हूं, 7 12 14, फिर उसके बाद हो जाएगा 7 के बाद 11 भी है, 7 11 12 14 19 21 24, इतनी संख्याएं आपको दी गई। तो आप देखो 1 2 3 4 5 6 7, तो जब ऐसी संख्याएं आपको मिले 7, तो सीधा सा जुगाड़ बता देता हूं, अगर आपको संख्याओं की संख्या विषम मिल गई, विषम मतलब देखो, विषम मतलब ये कितने पद आ गए, इसमें आ गए 7 पद, तो आप 3 इधर कर दो, कहानी खत्म। ठीक है, लेकिन फार्मूला क्या होता है, तो माध्यिका बराबर जब पदों की संख्या विषम है तब फार्मूला होता है n + 1/2 वें पद का मान। याद रखना क्या होता है n/2 में पद का मान। तो n की वैल्यू कितनी है 7 और 1 कितना हो गया 8, 8/2 वें पद का मान लिखते जाओगे, नहीं तो बहुत सारे बच्चे 4 लिख के आंसर आते हैं, यही गलती होती है। तो चौथे पद का मान आपको लिखना है, 4वें पद का जो मान होगा वो होगी माध्यिका। चौथा पद कौन सा है, तो 1 2 3,
चौथा पद हमारा कौन सा हो गया 14। तो आंसर में हमारा क्या लिखा जाएगा 14। नहीं तो अगर ये नहीं लिखोगे तो आप आंसर 4 करके आ जाओगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दो संख्याओं का योग 24 है, सॉल्व करते हैं इसको। दो संख्याओं का योग 24 है, तो आप मान लो संख्याएं हो गई x प्लस वाई बराबर कितने के 24 के। सवाल कह रहा है कि एक संख्या दूसरे की दोगुनी है, एक संख्या दूसरे की दोगुनी है, यानी x और y आपके पास दो संख्याएं हैं। x जो है y की दोगुनी है, तो y की दोगुनी है ना, यानी y में अगर हम 2 से गुणा करें तो दोनों बराबर हो जाएंगे। y की दोगुनी की का जब रहता है तो गुणा का चिन्ह लगाते हैं। ठीक है, तो इसमें 2 से गुणा करें तो किसके बराबर हो जाएगा x के, यानी x की जगह पे हम 2y रख सकते हैं, तो रख देते हैं यहाँ पे। तो 2y प्लस वाई इज इक्वल्स टू 24, यहां हो जाएगा 3y इज इक्वल्स टू 24। y की वैल्यू हो गई 8, अगर y का मान 8 हो गया तो x का मान कितना हो जाएगा 8 दूना 16। इस तरह से हमारा आंसर क्या हो गया 8 और 16। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की एक जीवा 16 सेंटीमीटर लंबी है, केंद्र से जीवा की दूरी बताइए। तो आप सपोज करो ये एक सर्किल है जिसमें ये आपका केंद्र है और कहा है कि एक जीवा है, तो जीवा मान लेते हैं हम इस तरह से यहां तक है, ए बी हमारी एक जीवा हो गई। बहुत ध्यान से समझिएगा, बट वृत्त की जो त्रिज्या है वो कितने की है 10 सेंटीमीटर की है, तो ये 10 सेंटीमीटर हो गई। पूछा है केंद्र से जीवा तक की दूरी बताइए, तो इसे आप सी ले लो, यानी ओसी जो है वो केंद्र से जीवा तक की दूरी है। ठीक है, देखो याद रखना कि जब किसी भी केंद्र से जीवा पर कोई लंब खींचा जाता है तो जीवा को दो बराबर भागों में बांट देता है। यानी अगर ए बी 16 सेंटीमीटर की है तो AC कितना हो जाएगा 8 का, और CB भी कितना हो जाएगा 8 का। समझ में आई बात? तो इस तरह से हमें एक त्रिभुज मिल रहा है। कौन सा त्रिभुज? त्रिभुज OCA। अगर आपको दिख रहा होगा तो त्रिभुज OCA एक त्रिभुज मिल रहा है जिसमें ये लेंथ हमारी 10 की है, ये लेंथ 8 की है। ये लेंथ कितनी है 8 की है। यही OC हमें निकालना है जो कि जीवा की दूरी है। तो लिख सकते हैं, आप पाइथागोरस थ्योरम से इसको लगा सकते हो। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि कर्ण का वर्ग यानी AO का वर्ग या OA का स्क्वायर बराबर लंब का वर्ग यानी OC का स्क्वायर प्लस आधार का वर्ग यानी CA का स्क्वायर। वैल्यू पुट कर दो तो OA की वैल्यू कितनी है 10, इसका स्क्वायर करोगे 100। OC की वैल्यू हमें पता करनी है तो इसको ऐसे ही रहने दो। CA की वैल्यू कितनी है 8, वर्ग करेंगे 64। 64 को इधर लाइए, माइनस कर दीजिए तो हो जाएगा 36। OC स्क्वायर यानी 6 सेंटीमीटर की वैल्यू जो होगी वो OC की वैल्यू होगी। इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो आई होप दोस्तों आपको सेशन समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम 2017 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और अगर आपको सेशन समझ में आया तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।